morning, Dr. Rupika. How are Hi, you? I'm fine, Karuna. How are you? Very good, very good. Hmm. So, to start with it, I'm just going to ask you who is an ENT specialist? Okay, well, Karuna, everyone knows who is ENT specialist. E is ear, N is nose, T is throat. So whoever is dealing with all these three problems, that's an ENT ENT specialist. specialist. तो हम इकट्ठे इनको क्यों एक ही डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं अगर हमारे में गले में, नाक में, कान में इशू है? They are all linked. Yeah, definitely they all are linked. हमारा nose, ear, throat ये तीनों आपस में linked हैं कहीं ना कहीं से. Which are the most common ENT issues people are facing today? वेल करुणा, वैसे तो ईएनटी प्रॉब्लम्स जो कि मोस्ट कॉमनली हमारे उसमें आती हैं, एज एवरीवन नोज, टॉन्सिलाइटिस है, गले में बार बार इन्फेक्शंस हो रहे हैं, बच्चों को नाक से सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, और ईयर पेन है, ईयर डिस्चार्ज है. ये सब कॉमन प्रॉब्लम्स तो बहुत सालों से चल ही रहा है. बट व्हाट आई एम फेसिंग दीज डेज, कॉमन प्रॉब्लम्स जो हैं हमारा, एज बिकॉज यू नो कि पॉल्यूशन हैज़ बीन इंक्रीजिंग, तो एलर्जिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं. एवरी थर्ड और फोर्थ पर्सन पेशेंट, वेदर वो किड है या एडल्ट है, तो उन सब में एलर्जिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ तो गई हैं. पहले जमाने में मतलब ओल्डन डेज में ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं थी जो अभी हो रही है इस हाँ, अभी जमाने में. ज़्यादा बढ़ गई हैं बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन. Pollution. पॉल्यूशन एंड वन मोर थिंग कि हम लोग इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज़ हो रहा है, बच्चे बहुत ज़्यादा जंक फूड, प्रोसेस फूड पे जा रहे हैं, जो कि एलर्जिक प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है. सो जंक फूड इज प्रॉब्लमेटिक. जैसे हम पुराने जमाने में तो घर का खाना खाते थे, हम्म. अब सब लोग एवरी अदर डे वी आर गोइंग आउटसाइड ईटिंग जंक फूड. जंक तो फूड. उसका रिलेशन भी है हमारा ईयर नोज थ्रोट के साथ. जंक फूड का डेफिनेटली, जंक फूड हेल्दी फूड तो नहीं है. Right. उसमें दैट लैक्स ऑल मल्टीविटामिन्स, उसमें नहीं है, न्यूट्रिएंट्स नहीं है जो कि हमारे हेल्दी बॉडी को डेवलपमेंट के लिए चाहिए होता है. और डेफिनेटली यू हैव उसमें इनडायरेक्टली जो कि हमारे हियरिंग लॉस पे भी अफेक्ट करता है. So junk food is related to hearing loss. It's not directly related to hearing loss, but as I said, ki it lacks all micronutrients, vitamins like zinc, magnesium, which needs proper functioning of the nerves. तो जो कि इनडायरेक्टली हमारी हियरिंग इम्पेयरमेंट कर सकता है. एंड डेफिनेटली वी केम टू दैट पॉइंट दैट it has a role in increasing the allergic problems. So these problems which we are facing these days are more allergies and hearing loss issues, not only in old age, but now young generations are also facing lot of hearing issues. So how can we differentiate between जैसे कॉमन कोल्ड है और सीरियस साइनस इन्फेक्शन है? हमें एज ए लेमन कैसे पता चलेगा अगर तू 2-3 दिन हमें कॉमन कोल्ड रहता है या प्रोलॉन्ग हो जाता है, तो इज इट अ साइन दैट हमें कुछ सीरियस साइनस प्रॉब्लम है? हाँ, साइनस इन्फेक्शन के अंदर भी कोल्ड एक पार्ट है, उसके अंदर रहता ही है. बट कोल्ड वायरस जो है वो कुछ दिन के लिए ही लिमिट रहेगा. बट अगर साइनस इन्फेक्शन जो रहेगा तो उसमें बहुत दिनों तक हमें प्रोलॉन्ग्ड हेडेक रहेगा, पेशेंट इरिटेबल रहेगा. उसमें हेडेक इधर भी हो सकता है, पीछे में भी हो सकता है हेडेक, नोज ब्लॉक रहेगा. तो वो सारे हैं, बट वो हम लोग घर बैठ के डायग्नोज नहीं कर सकते. उसको हमें कुछ टेस्ट भी चाहिए होते हैं, उसके लिए सीटी स्कैन चाहिए होता है, एंडोस्कोपी करके देखना पड़ता है हमें कि कितने ब्लॉक्ड है और क्या है. तो उसमें हमें वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए टेस्ट की कुछ ज़रूरत होती है. तो जैसे घर पे ही बैठ के हम लोग सॉल्ट वाटर गार्गलिंग कर लेते हैं या स्टीम इनहेलेशन करते हैं, हमें लगता है कि शायद उससे ठीक हो जाएगा. तो हाउ इफेक्टिव आर दीज होम रेमेडीज? स्टीम इनहेलेशन, सॉल्ट गार्गल्स डेफिनेटली कंजेशन रिलीफ करने में हेल्पफुल है, क्योंकि हमारे ओल्ड एज से ही चला आ रहा है कि लोग स्टीम और गार्गल्स कर लो वो ठीक हो जाएगा. बट हाँ, ये फुल प्रूफ ट्रीटमेंट नहीं है. थोड़ा सा कंजेशन को रिलीफ करेगा. सॉल्ट है तो वो इन्फ्लेमेशन, सूजन जो रहती है टॉन्सिल्स में या नोज में गार्गलिंग से, तो वो थोड़ा सा कम करता है डेफिनेटली. और जो सिक्रीशंस जो टाइट हो जाती है हमारी नोज में, स्टीम उसको थोड़ा सा लूजन अप करने में हेल्प करता है. बट दिस इज नॉट ए कि फुल प्रूफ नहीं है ये. तो ऐसे भी होता है कि जैसे ज्यादा स्टीम भी नहीं, मतलब आई हैव हर्ड कि ज्यादा स्टीम भी नहीं करनी चाहिए हाँ, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई. ज़्यादा स्टीम करने से भी नेजल ड्राइनेस इंक्रीज हो जाता है.
नेजल ड्राइनेस और ये सब इंक्रीज करता है। तो इतना ज़्यादा स्टीम भी नहीं करना है कि हम रेगुलर दिन में 3 बार या कुछ भी करके स्टीम कर So रहे हैं। how many times do you recommend अगर steam inhalation करनी है? अगर ज़्यादा कंजेशन है ट्वाइस इन अ डे, दैट टू जस्ट 4-5 days, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा नहीं रिलीफ हो रहा है, देन one should visit an ENT specialist. So how can we differentiate between a serious sinus problem and a common cold? वेल साइनस इन्फेक्शन का एक पार्ट ही है कॉमन कोल्ड। Okay. कोल्ड यूजुअली किसी भी साइनस इन्फेक्शन में कुछ दिन रहता ही है, Mm-hmm. बट कोल्ड जो है वो थोड़े ही दिन तक रहेगा, 5 to 7 days जिसका कोल्ड वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। Right. बट साइनस इन्फेक्शन के अंदर प्रोलॉन्ग्ड हेडेक रहेगा, नाक बंद रहेगी, इरिटेटेड रहेगा पेशेंट, बहुत सिवियर हेडेक रहेगा, फ्रंटल हेडेक भी हो सकता है, पीछे में भी हो सकता है Okay. हेडेक। बट उसको हम घर बैठ के डायग्नोज नहीं कर सकते। कुछ उसमें टेस्ट चाहिए होते हैं हमें, ICT स्कैन, नेजल Okay. एंडोस्कोपी, जिसके थ्रू हम पता कर लेते हैं, कर सकते हैं। So जैसे लोग घर में बैठ के do this salt water gargling and steam inhalation, क्या उसमें इफेक्टिव रहती है ये सब चीजें? हाँ, डेफिनेटली इसमें थोड़ा स्टीम इनहेलेशन जो है आपके हेल्प तो करता ही है, बट ऐसा फुल प्रूफ ट्रीटमेंट नहीं है किसी भी साइनोसाइटिस या किसी भी उसको ट्रीट करने का, इन्फेक्शन का। इट डेफिनेटली डिक्रीजेस द इन्फ्लेमेशन, आपके नोज को मॉइस्ट रखता है थोड़ा, और जो हार्ड म्यूकस प्लग्स होते हैं जो जमे रहते हैं नाक के अंदर, उसको थोड़ा लूजन आउट करता है। ओके, तो वो फॉर द टाइम बिंग राइट। और सॉल्ट वाटर गार्गल, यस, टॉन्सिलाइटिस में हेल्प करता है, थोड़ा बैक्टीरियासाइडल भी होता है। ओके, बट ऐसा नहीं है सॉल्ट वाटर गार्गल विल रिप्लेस एंटीबायोटिक्स। राइट। सो अभी अगर हम स्टीम इनहेलेशन कर रहे हैं तो ज्यादा स्टीम इनहेलेशन इज आल्सो नॉट गुड फॉर द बॉडी। बिल्कुल, इट्स नॉट गुड। आप एक्सेस में नहीं कर सकते हैं, राइट, क्योंकि विद टाइम बहुत ज्यादा स्टीम भी आपके नेजल म्यूकोसा को ड्राई कर देता है। ओके, ड्राइनेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। सो कितनी देर तक, मतलब कितने टाइम अगर हमने एक दिन में करनी है स्टीम इनहेलेशन? ट्वाइस 2 बार काफी मोर देन सफिशिएंट है। आफ्टर कोविड ये यूज ऑफ हेडफोन्स, ईयरफोन्स बहुत ज्यादा होने लग गए हैं, बिकॉज एवरीबडी इज ऑन गूगल मीट्स, वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया है। तो हाउ बैड आर दीज हेडफोन्स फॉर अवर ईयर्स? वेल करुणा, दैट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन। हेडफोन्स डेफिनेटली कोविड के बाद लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग मीटिंग्स होती हैं लोगों की, और वो हेडफोन्स बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं। बट मेरा ये रिकमेंडेशन है इसके अंदर, अगर आप हेडफोन्स यूज़ कर भी रहे हैं तो आप उसको लंबे समय तक, जैसे सपोज आपकी 6 आवर्स की वर्किंग है, तो उसके बीच में आप ब्रेक्स दें। ब्रेक्स दें उसके बीच में, कंटिन्यूस यूज नहीं करें हेडफोन्स का। और दूसरा, डेफिनेटली ये जो अगर हम उसको बहुत हाई वॉल्यूम पे सुन रहे हैं, तो हमारे कान के अंदर हमारा एक एक्सटर्नल ईयर होता है, मिडल ईयर और इनर ईयर होता है। तो ये जो हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स हैं बेसिकली, तो हमारे इनर ईयर पे हेयर सेल्स होते हैं, और जो ऑडिटरी नर्व होती है जिसके थ्रू हम सुनते हैं, जहाँ तक आवाज पहुंचती है, तो वो बहुत डेलिकेट होती है। तो हाई वॉल्यूम कंटिन्यूस यूज हेडफोन्स का जो है, तो उन नर्व्स को और उन हेयर सेल्स को डैमेज कर देता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें ये है कि वो हेयर सेल्स और नर्व को अगर वो डैमेज हो जाता है, वो इरिवर्सिबल है। ओके, वो द हेयर सेल्स कैन नॉट ग्रो बैक। नो, दैट कैन नॉट ग्रो बैक। नर्व्स कैन नॉट रीजनरेट अगेन। हाँ, तो वो एक इम्पॉर्टेंट इशू है इसके अंदर। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि कौन सा बेटर है, एक कान के अंदर वाला फोन, ईयरफोन्स होते हैं, या ओवर द हेड? ओवर द हेड। ओवर द हेड इज बेटर। अगर आपने यूज करना है तो यूज ओवर द हेड। ओवर द हेड। और उससे भी अगर इफ कोई लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो नॉइस कैंसिलेशन वाला भी यूज करें तो और बेटर है। मतलब जितना ज्यादा बेटर में आप इन्वेस्ट करेंगे, दैट इज बेटर फॉर योर ईयर्स। एग्जैक्टली। आजकल लोग जिम करते हुए भी दे नीड वेरी लाउड म्यूजिक इन देयर ईयर्स। उनको लगता है मुझे डोपामाइन रश तभी होगा अगर मैं हाई वॉल्यूम इंटेंसिटी सॉन्ग सुनूंगा, उतने अच्छे से मैं वर्कआउट कर सकूंगा। सो आई थिंक दैट इज रियली वेरी बैड, बिकॉज आई गो टू द जिम, I see every person is having headphones or earphones inside because they have to do intense workout. So I guess this is like, मतलब you should not do that. जो भी है उसमें हमें खुद ही वहाँ पे जो ओनर है उनको बोलना चाहिए कि आपको इतने इस वॉल्यूम पे मेंटेन करके रखें, इतने हाई वॉल्यूम पे नहीं रखना, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स योर ओन ईयर, यू हैव टू सेव योर ओन हियरिंग, ओन ईयर। राइट, या सो as we all know that sound is
measured in decibels? Yes, I have right. heard somewhere that WHO ने बोला है कि जो हमारे ईयर में जो सेफ लिमिट है that is 80 to 85 decibels for like 8 hours. Correct me if I'm wrong. Yeah, that's absolutely fine. जैसे ये हम जो लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रीज में और माइनर्स होते हैं इन सब में वो होते हैं, तो उसमें एक ये लिमिट सेट कर दी जाती है कि इतने आवर्स तक इतना ही 80 to 85 है. मोर देन 100 और 110 अबव दिस लिमिट, तो दैट कॉजेज irreversible damage. अब जैसे आजकल बहुत सारे कॉन्सर्ट्स होने लग गए हैं, सो वहाँ पे तो बहुत लाउड म्यूजिक है एंड पीपल लाइक नाउ व्हेन दे आर गोइंग एंड अटेंडिंग दीज कॉन्सर्ट्स, अभी अगर मैं घर में ही देखूं तो वी यूज हैंड ब्लेंडर्स, मिक्सीज, सो हमारे आसपास भी आई गेस दीज आर वेरी लाउड नॉइजेस. तो ऐसा भी होता है कि अगर हमने इतना लाउड नॉइज हमने इतने मिनट के लिए हमारे ईयर्स में पड़ गए हैं, तो उसके बाद वी शुड लिमिट द नॉइज. ऐसा भी होता है कि एक दिन में हमें इतना डेसिबल ऑफ नॉइज हमारे ईयर में जा सकता है, उसके बाद नहीं. हाँ, दैट व्हाट यू हैड मेंशन कि 80 to 85 डेसिबल्स इज द लिमिट, और उसके बाद नंबर ऑफ आवर्स 6 to 8 आवर्स जो कि WHO ने रिकमेंड किया है, उतने ही आवर्स का आपका वो सेफ लिमिट उन्होंने सेट करके दिया है. बट उसके बाद जो भी रहता है मोर देन 90 to 100 और 110, तो इट इज एब्सोल्युटली आउट ऑफ द लिमिट. ओके, तो उसमें मतलब अभी नहीं हमें पता चलता, मे बी when we are aging, later ages में हमें पता चलेगा कि हमारे कान खराब हो गए हैं. और nowadays तो एक और प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, जैसे अब बिकॉज ऑफ दिस, और कि सडन हियरिंग लॉस बहुत कॉमनली आने लग गए हैं हमारे पास. अच्छा, कि पेशेंट रात को, जैसे कोई भी पर्सन रात को सोया और सुबह उठ के आते हैं हमारे पास कि सडनली देयर इज ए लॉस ऑफ हियरिंग, नॉट ओनली इन ओल्ड, यंग में भी. तो ये बहुत कॉमन इशू अभी आजकल. रीजन कुड बी एनीथिंग, कुड बी एनी काइंड ऑफ वायरल इन्फेक्शन जिसने डैमेज कर दिया सडनली. और धीरे धीरे ऑलरेडी वो नर्व्स डैमेज थी, उसमें प्रोलॉन्ग नॉइस एक्सपोजर की वजह से और कुछ भी एक स्टिमुलेशन हुआ और उसमें वो नर्व डैमेज हो गया. तो उसमें इस चीज को इग्नोर नहीं करना, दैट्स ए वार्निंग साइन. ओके, इस चीज को इग्नोर नहीं करना है, आपको जितना जल्दी हो सके आपको आना है, ताकि वो गोल्डन पीरियड जो होता है ना जिसमें पेशेंट को आना चाहिए, दैट इज 48 to 72 आवर्स. अगर सपोजली एकदम से मुझे सुनाई नहीं दे रहा तो आई शुड रश टू एन ईएनटी स्पेशलिस्ट, क्योंकि उसमें कुछ तरीके से हम ऑडियोग्राम करके जल्दी करके कुछ मेडिसिन देके और कुछ कान में इंजेक्शंस देके उसको कुछ परसेंटेज हम उन नर्व्स को रिकवर कर सकते हैं. अच्छा, जैसे बच्चे कई बार बोलते हैं, मतलब पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा कि बच्चों की ये प्रॉब्लम है, ईयर इन्फेक्शन है? जैसे मे बी समटाइम्स हम छोटे होते कान में दर्द होने लग जाती थी, सो क्या करते थे, शायद गरम तेल डाल देते थे कान में, या मैंने सुना हुआ है प्याज का पानी भी समटाइम्स आई हैव हर्ड कि उसको गरम करके जस्ट पुट इट इन योर ईयर. So is it like really bad? We should do that or not? No, absolutely not. Contraindicated. Okay. तो वो पहले भी नहीं करो ना, अभी भी हमारे पास जो आते हैं उसमें सिटी गांव के जो भी बच्चे को लेके आते हैं, तो वो लेके आते हैं लहसुन का तेल, इसमें मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल सब डाल के लेके आते हैं कि इसमें कि इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा. बट ऐसा नहीं है, इट्स ए मिथ. ओके, आप उसमें ऑयल और डाल के और इन्फेक्शन को प्रोवोक कर रहे हैं. आई थिंक यू आर क्लॉगिंग द ईयर. यस, तो उसमें और इन्फेक्शन जो इंक्रीज हो रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमनली और इंक्रीज हो जाता है, उसके ऊपर फंगस इजीली ग्रो हो जाता है. अच्छा, तो इसमें अगर बच्चे को अगर हो भी रहा है उसमें कान में दर्द, अगर वो मदर को कहता है कि सो नहीं पा रहा हूँ, जैसे थोड़े बड़े बच्चे तो बता पाते हैं कि उसमें कि मेरे कान में दर्द है मम्मा, तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एक कॉम्बीफ्लेम दे दिया बच्चे को, सिरप दे दिया तो और ठीक हो गया. आपको उसको लेके आना है, कान के दर्द को आप इग्नोर नहीं कर सकते. राइट, क्योंकि कई बार गला खराब होने के बाद भी बच्चा बोलता है कि मेरे कान में दर्द है. राइट, तो इन्फेक्शन हैज गॉन इनटू द ईयर, नोज और थ्रोट, दैट फर्स्ट वी डिस्कस ना, इट्स ऑल रिलेटेड. क्योंकि नोज बंद रहेगा तो वो ट्यूब कनेक्शन होता है ईयर में, तो उसके थ्रू इन्फेक्शन ट्रैवल कर जाता है कान में, तो जिसकी वजह से कान के ड्रम में इन्फेक्शन हो जाता है, सूजन हो जाता है. और अगर हम उसको इग्नोर करते हैं दैट कैन कॉज रप्चर ऑफ ड्रम आल्सो. ओके, तो जिसके लिए हमें बाद में सर्जरी भी करना पड़ सकता है. राइट, सो कैन यू प्लीज टेल सम ऑफ द अर्ली साइंस ऑफ हियरिंग लॉस? या, अर्ली साइंस ऑफ हियरिंग लॉस, जैसे कोई भी घर में हम डे टू डे रहते हैं, हमारी नानी दादी साथ में रहती हैं, मदर भी इनफैक्ट, तो वो कई बार पूछते हैं, हम कुछ बात कर रहे हैं डे टू डे स्पीच कॉन्वर्सेशन में, वो बार बार पूछते हैं उस चीज को, क्या सुनाई नहीं दिया क्या? तो फिर हमें उनको साइन को इग्नोर नहीं करना, rather we get irritated कि आपको समझ नहीं आ रहा, नहीं दे रहा.
और टीवी का वॉल्यूम हाई उस पे हाँ, करके रखते हैं। राइट। कोई फोन पे उनसे मोबाइल फोन पे बात कर रहा है तो फिर वो बार बार इस कान से नहीं सुन रहा, चलो इससे सुन के देखते हैं ऐसे, तो ये राइट। सब नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट साइन है दैट इज टिनिटस, कान ओके। के अंदर सीटी की आवाज आना, ओके। टिनाइटिस जिसे बोलते हाँ, हैं, हाँ। अभी बहुत राइज पे है ये अच्छा। टिनाइटिस। जस्ट नॉट ओनली एसोसिएटेड विद हियरिंग लॉस बट वैसे भी कान में सीटी, बच्चों में भी? बच्चों में भी सीटी की आवाज आना, मतलब एडल्ट्स में तो बहुत कॉमनली अभी होने लगा है, तो दैट इज ऑल्सो एन अर्ली साइन ऑफ हियरिंग जैसे कई लॉस। बार मूवीज में भी दिखाते हैं कि कुछ पड़े और टिंग की आवाज आई है। वही वैसी तरह की, ओके। वो उसकी वेरिएशन अलग हो सकती है, हाँ, हाँ। घंटी की आवाज, ओके। टैप चलने की आवाज, तो अच्छा। अलग अलग वेरी वेरी करता है वो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कान साफ करते हुए, ईयरबड्स दे यूज, एंड समटाइम्स आई हैव सीन लोग टूथपिक के साथ लग जाते हैं, पेन की रिफिल के साथ लग जाते हैं, तो हाउ बैड आर दीज ईयरबड्स फॉर योर ईयर? इट्स रियली रियली बैड, मतलब स्ट्रिक्ट नो, नो। स्ट्रिक्ट ओके। नो फॉर ईयरबड्स और एनी फॉरेन बॉडी इनसाइड योर ईयर। क्योंकि ईयरबड वो जैसे घर में भी होता है, बच्चे को होता है तो मदर ही बोलती है आजा बेटा मैं तेरा साफ कर देती राइट। हूँ ईयरबड से, वैक्स हम्म। क्लीन कर देती हूँ हम्म। वो करके, बट ये ऐसा नहीं करना है क्योंकि ईयरबड एक तो स्टेराइल नहीं है, आप राइट। कुछ भी चीज से अपने कान को नहीं, कान बहुत सेंसिटिव है इसमें आप इन्फेक्शन का कोई स्कोप इतना आप बाहर से नहीं नहीं इनिशिएट रहा कर तो सकते। कान को फिर अगर साफ करना है तो कैसे करो? नहीं, आपने कुछ नहीं करना है, अच्छा। आपने उसमें सेफली आप ईयर ड्रॉप्स डाल सकते हैं ओके। और क्लीन सक्शन क्लीनिंग हम करते हैं उसमें इजीली, जो वैक्स है या डेब्रिस है हम्म। उसको प्यार से हम क्लीन करते हैं स्टेराइल थिंग से अच्छा। अपने आप से, क्योंकि आप ईयरबड यूज करेंगे तो वो ईयरबड भी कितनी बार अंदर ही टूट के गिर जाता है, ओके। या बच्चे कितनी बार ईयर ब्लीडिंग के साथ आते हैं उसके अच्छा। अंदर कि ईयरबड से मैं साफ कर रहे थे इसका तो ब्लीडिंग होने लग गया कान से हम्म। ईयरबड। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आपको कोई भी क्लीन कर रहा है उसको अंदर ड्रम का टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो हमारा कान का पर्दा होता है हम्म। उसका लेवल नहीं पता है, तो कितनी बार तो ईयरबड से वो करके वो भी रप्चर हो जाता है। ओके। सो दैट्स वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ ईयरबड और एनीथिंग विच वी आर यूजिंग टू क्लीन आवर ईयर, तो लेटर ऑन फिर वो हमें ऑपरेट करना करना पड़ता है। पड़ेगा। So is it safe to use nasal sprays when you are having congestion? वेल नेजल स्प्रेज बहुत सारी मार्केट्स में अवेलेबल हैं, बट कॉमनली जो सब लोग यूज करते हैं, कॉमन पीपल यूज करते हैं कि ऑट्रिविन Yes. ओवर द काउंटर की कुछ भी नोज ब्लॉक हुआ तो Otriven चिल्ड्रन डालिए। को, बच्चों को, सबको जो है ऑट्रिविन देना शुरू कर देते हैं और वो लंबे समय तक देते रहते हैं। अच्छा। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, लाइक ऑट्रिविन जो है आपको 5 to 7 days से ज्यादा यूज नहीं करना है, इट हैज सो मेनी साइड इफेक्ट्स। ओके। हाँ, वो वहाँ के अंदर नोज के हमारे रिसेप्टर्स को परमानेंटली ब्लॉक कर देता है। हम्म। देर आर अदर स्प्रेज जो कि हम रिकमेंड करते हैं अकॉर्डिंग टू द एज They're ग्रुप। Nazivions, I दिस guess. ऑल इज अच्छा। xylometazoline, Okay. They're तो all the same. दे ऑल आर सेम, नेजिवियन, ये Otriven नेजोक्लियन, और या सो बहुत समय तक हमें ये नहीं दे सकते हैं। और एक और डिसएडवांटेज इसका ये है कि पेशेंट को कुछ और मेजर प्रॉब्लम होती है बट वो ऑट्रिविन से रिलीफ तो हो जाता है और वो सालों साल यूज करे ही जा रहे हैं उसको, बच्चों को भी दिए जा रहे हैं, बट अंदर कुछ और ही इशू चल रहा है। जब वो हमारे पास आते हैं तो अंदर कुछ नेजल ट्यूमर बन गया है, पॉलिप्स बन गए हैं Okay. फर्दर सीटी पे, तो उनको ये लगता है कि बस ऑट्रिविन डाल के नोज खुल गया, बट ऐसा नहीं है। तो हमें उसको रूट कॉज को पकड़ना जरूरी है। Nose bleeding. It's very common in children. और क्यों होता है और किस environment में सबसे ज्यादा होता है, प्लीज थोड़ा सा बताएं। हाँ, नोज ब्लीडिंग एज अभी तो समर्स आ रहे हैं, इसके अंदर बच्चों में कॉमनली ये जैसे नक्सीर बोलते हैं, नक्सीर फूट गई। नक्सीर फूट गई, Yes. ये कॉमनली एक हाँ। वो सब बोलते हैं। तो इसमें एक तो वेदर चेंज जैसे भी होता है, या जैसे एकदम से हम समर में जाते हैं और एकदम से विंटर में जाते हैं, तो वेदर चेंज के अकॉर्डिंग हमारी नेजल म्यूकोसा भी वो अडेप्ट होने का ट्राई अच्छा, क्या करती है। बहुत डेलिकेट है कि हाँ, डेलिकेट है, उसमें बहुत वेस्कुलर भी है, बहुत Okay. सारी वेसल्स होती है हमारे नाक में, बहुत वेस्कुलर होता है। हम्म। तो छोटा सा भी कुछ ट्रॉमा उसके अंदर, जैसे बच्चों में आदत होती है नेजल पिकिंग की या पेंसिल यूज करने Right. की, नेल्स उससे पिक हो जाते हैं, तो वो छोटी छोटी वेसल्स होती हैं जो कि ब्रेक हो जाती हैं, उसकी वजह से बच्चों में नेजल ब्लीड हो जाती है। और अगर हो रहा है तो कैसे, जैसे आई गेस पुराने जमाने बोलते थे नाक पीछे कर लो, बट आई जस्ट गूगल्ड इट वंस,
सो उन्होंने बोला कि यू जस्ट हैव टू पिंच योर नोज फ्रॉम हियर और नीचे देखो रादर देन पीछे देखने की। तो हाउ इट इज हाँ, ट्रू? पिंचिंग इज फाइन कि आप उसमें कोल्ड फर्मेंटेशन कर सकते हैं, अच्छा। आइसिंग कर सकते हैं। सपोज आइसिंग वेयर? आइसिंग आप एक क्यूब लें और उसको एक कॉटन हैंकरचीफ में रोल करके उसको जस्ट ऐसे ही पिंच कर लें उसको थोड़ी देर। और ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप उसमें चाहे लेटा दें उसमें बच्चे को या बड़े को, थोड़ा तकिया ऊपर करके। अच्छा। जैसे सपोज एक पिल्लो लगाया तो उसके ऊपर एक और लगा के हेड को अप रखना है हमें। राइट। हेड को अप रखना है और पिंचिंग उसमें, मतलब बैकवर्ड्स नहीं जाना रादर। हाँ, आराम से ऐसे ही वो करके उसको पिंचिंग करें और थोड़ा सा हेड एंड को अप एलिवेशन में रखें। और जब तक ये तो होम रेमेडी है, राइट, ठीक है, तो उसमें अगर थोड़ी देर के लिए तो हम जब तक हॉस्पिटल नहीं विजिट करते हैं तब तक के लिए, अगर बहुत ज्यादा ब्लीड है तो यू नीड टू रश टू द हॉस्पिटल। Okay. Otherwise, it is very common in children. Very common in children. Nasal picking should be avoided. Okay. So can you tell any remedy कि nose bleed रोकने के लिए कोई drops आते हो या कुछ ointment लगानी है? हाँ, ड्राइनेस जैसे अभी समर आ रहा है तो उसमें सेलाइन ड्रॉप्स डाल सकते हैं जो कि उसको मॉइस्ट रखता है। दूसरे कुछ मॉइस्चर वाली लिक्विड पैराफिन भी आती है, नेजल ड्रॉप्स। इनफैक्ट अभी तो जेल्स भी आने लगी हैं, जेलीज भी आने लगी हैं नेजल, जो कि मॉइस्ट रखती हैं उसको। बट डू नॉट यूज एनी काइंड ऑफ ऑयल टू मॉइस्ट इट। ओके। So don't put any oil. ऑयल नो नो, Vaselines and all nothing. नहीं 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 नहीं। अच्छा, नहीं, वो ऑयल नहीं, आपने लगाना है तो इसमें आप प्लेन न्यूज़पोरिन ऑइंटमेंट लगा सकते हैं जो कि एंटी इन्फेक्टिव भी है और थोड़ा मॉइस्चर भी दे सकता है। अच्छा, ठीक है, बट और कुछ नहीं। न्यूज़पोरिन ऑइंटमेंट एंड ऑल दिस थिंग्स। और अगर इन सब से भी बच्चे को फिर भी बार बार आ रहा है ना, ब्लीडिंग बार बार हो रही है, नहीं कंट्रोल हो रही, डॉक्टर के पास भी आप जा रहे हैं, तो उसमें कुछ ब्लड टेस्ट भी हमें चाहिए होते हैं, क्योंकि कई बच्चे को मेजर ब्लीडिंग डिसऑर्डर ना हो। अच्छा। तो ऐसे केस में आपको कुछ ब्लड टेस्ट भी रिक्वायर होते हैं अगर बच्चे को बहुत बार रिकरेंट ब्लीडिंग हो रही है, तो उसमें हमें तो कोई अंडरलाइन मतलब कुछ और प्रॉब्लम है? हाँ, अंडरलाइन हीमोफीलिया हो सकता है, थैलेसीमिया, मल्टीपल ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम। हाउ कैन वी प्रिवेंट थ्रोट इन्फेक्शन एंड टॉन्सिलाइटिस? वेल, ऐसा कुछ 100% या शॉर्ट तो नहीं है कि हम इन्फेक्शंस को प्रिवेंट कर सकते हैं, एज वी आर स्टेइंग इन इंडिया जिसमें बहुत इन्फेक्शंस हैं, बहुत पॉल्यूशन है। तो बट लेकिन फिर भी हम इसमें जो थोड़ा प्रिवेंशन कर सकते हैं, इसमें रेगुलर हैंड वॉशिंग, क्योंकि हमारा कोई भी इन्फेक्शन हैंड्स के थ्रू ही जाता है। कुछ भी हम कर रहे हैं, कहीं बाहर से आए हैं, खाना खाने से पहले या बाद में, वी शुड वॉश आवर हैंड्स सो दैट कि हमारा जो एंट्री या पोर्टल ऑफ एंट्री ऑफ बैक्टीरिया है वो हम थोड़ा डिक्रीज कर सकते हैं। बैलेंस डाइट खाने से। और अगर किसी को कोई समवन इज सिक, लाइक जिसको कोल्ड इन्फेक्शंस या सब हैं, तो उसमें हैंकरचीफ यूज करें या वो मास्क यूज करें या फिर आप मास्क यूज करें, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें। So prevention is better than cure. Yeah, prevention is better than cure. And regular vaccination बच्चों में तो होता ही है, बट एक और जो WHO रिकमेंड करता है कि जिनको बहुत बार बार वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे अभी लास्ट उसमें ही H1N1 अभी भी चल ही रहा था, जिनको बहुत सिवियर वायरल इन्फेक्शंस हुए थे, हाई ग्रेड फीवर था और ये सब था। कोविड का तो सभी ने वैक्सीन लिया ही है, बट मेरा रिकमेंडेशन है कि आप फ्लू वैक्सीन भी जरूर लें। ओके, हाँ, सो ये फ्लू शॉट्स जो बोलते हैं, हाँ, फ्लू शॉट्स जो है, फ्लू वैक्सीनेशन इसका साल में एक बार स्ट्रेन आता है। ओके, जैसे अभी सितंबर, जून जुलाई में ही आ जाता है इसका। अच्छा, तो मतलब बेस्ट कब है कि हमने फ्लू शॉट लेना है, ऐसा भी कुछ होता है? हाँ, अब जब हमारा पीक पे रहते हैं फ्लूस, जैसे सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, तो आपको उससे पहले लेना है, लाइक यू कैन टेक इन द मंथ ऑफ जून जुलाई एनी टाइम। तो फ्लू वैक्सीन इज रिकमेंडेड। सो आपके अकॉर्डिंग व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस टू मेंटेन अ हेल्दी वॉइस? मैंने अभी आई हैव हर्ड जेमी लीवर, जॉनी लीवर की डॉटर, शी सेड कि आई वाज नेवर अलाउड टू ईट ठंडा कुछ आइसक्रीम्स या कुछ, अगर मैंने कुछ मीठा खाना होता था तो ऑलवेज यूज्ड टू हैव दैट हॉट थिंग्स, बिकॉज माय फादर यूज्ड टू से दैट यू आर अ मिमिक्री आर्टिस्ट, कि तुमने अपने गले की जो कॉर्ड्स हैं वो ठीक रखनी है, तो ईट समथिंग वार्म एंड हॉट, नेवर ईट कोल्ड थिंग्स। Teachers and everybody who is like always talking, so what do you recommend? एज मैं अभी आज आपके साथ स्प्रिंगफील्ड स्कूल में ही आई हूँ, तो टीचर्स जो हैं उनको बहुत ज्यादा बोलने का रहता ही है, कंटिन्यूस लेक्चर्स में बोलना कंटिन्यूस होता है, तो उनका ब्रेक नहीं होता है। तो टीचर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, जिनको बहुत तेज बोलना ही होता है, सिंगर्स, आर्टिस्ट, तो उनमें जो है उनको स्पेसिफिकली अपनी वॉइस का ध्यान रखना है। First, more important is hydration. Okay. You should keep on sipping water.
Okay. इन बिटवीन जैसे कुछ भी हो रहा है, गले को ड्राई जैसे भी हो गया, जैसे बोलते बोलते अभी ड्राई हो गया जैसे, तो हॉकिंग नहीं करना है. अच्छा, राइट, दैट इज रॉन्ग. दैट इज रॉन्ग. ओके. हॉकिंग, डू नॉट हॉक. ओके. और हाइड्रेशन मेंटेन करना, जैसे इन बिटवीन लेक्चर भी ड्राई हो गया तो जस्ट कीप ऑन सिपिंग द वाटर, तो उसको रखना है. और स्टीम इनहेलेशन इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट दैट वी डिस्कस. वो Yes. हाइड्रेशन करता है, वोकल Right. कॉर्ड्स को भी हाइड्रेट करता है. ओके. प्लस लाउड हाई पिच वॉल्यूम में हमें बात थोड़ा नहीं कम करें. ही करना चाहिए. जैसे मदर्स कंप्लेन करती है, मैम मैं उनसे पूछती हूँ आप टीचर हैं तो शी की पसंद है, नहीं नहीं मैम मुझे बच्चों के साथ ही इतना घर पे बोलना होता है. तो I recommend them to, because we shout, like being mothers, we being shout mothers, on our, right. yes. So मुझे उनको ये बोलना था, although I also shout on my kids. Right. But Everyone does so, I guess. तो उसमें मुझे ये उन्हें रिकमेंड करना हम्म. पड़ता है कि थोड़ा से अपने वॉल्यूम पिच को थोड़ा सा कम रखो उसमें, और ये सब रेमेडीज फॉलो करो. लिम्सी च्यू कर सकते हैं. विटामिन सी हेल्प्स इन. ओके. हाँ, अच्छा, विटामिन सी इज गुड फॉर थ्रोट. गुड. ओके, आई हैव हर्ड कि गम्स के लिए तो अच्छी है वो. अच्छा है, तो विटामिन सी च्यू करना, तो वो थोड़ा सलाइवा को भी इंक्रीज कर देता है आपके अंदर उसमें. तो विटामिन सी गमीज आर गुड. ओके. आजकल ये वेपिंग बहुत हो गई है, एंड स्मोकिंग, एंड पीपल आर स्नॉटिंग कोकेन्स एंड एवरीथिंग. सो हाउ डज ऑल दीज थिंग्स इफेक्ट अवर, मतलब थ्रोट एंड ईयर्स एंड नोज, एवरीथिंग? बेसिकली हुक्का स्मोकिंग, लोग को एक ये मिथ रहता है कि हम लोग तो बस हुक्का पीते हैं, सिगरेट और बीड़ी नहीं पीते हैं. बट वो सोचते हैं कि ये वाटर चैनल से होके आ रहा है तो इसके अंदर जो है ना सारी इम्प्योरिटीज खत्म हो जाती हैं, तो हुक्का स्मोकिंग इज सेफ, ऐसा बोलते हैं वो आके. बट ऐसा नहीं है. हुक्का के अंदर भी उतना ही निकोटिन है जितना सिगरेट. और जो ये फ्लेवर्ड हुक्कास मिलते हैं जैसे रेस्टोरेंट्स में, these are also like, they also have nicotine they have. निकोटिन है, तो उसके अंदर जितने भी हैं ये इसमें निकोटिन है, और आप ये इनहेल कर रहे हैं, आपके ओरल कैंसर्स का रिस्क बढ़ा रहा है वो, और लंग कैंसर्स का रिस्क बढ़ा रहा है. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज ईसोफेजियल कैंसर्स. आपके खाने की नली जो ईसोफेगस बोलते हैं जिसे हम, उसके कैंसर्स को इंक्रीज हम हाई रिस्क पे डाल रहे हैं सभी को. तो अभी आप देखिए कैंसर्स कितने इंक्रीज हो गया ना, बिकॉज. और सिर्फ ये नहीं है, अब तो पैसिव स्मोकिंग भी तो इज ऑल्सो एज बैड एज एक्टिव स्मोकिंग. तो एवरीवेयर इन द रेस्टोरेंट्स, इन द पार्टी प्लेसेस आल्सो, हर कोई स्मोक कर रहा होता है. आसपास अगर तुम खड़े हो तो यू आर आल्सो getting, बट उतना नहीं है. बट यू आर ए पैसिव स्मोकर, बट एक्टिव स्मोकिंग वी शुड encourage to avoid. हमें यही बोलना चाहिए. बट हुक्का स्मोकिंग इज एज बैड एज सिगरेट एंड बीडीज. ओके. एंड वेपिंग आल्सो नया ट्रेंड है आजकल, वेपिंग कर रहे हैं लोग. नहीं, बिल्कुल नहीं. लोग बहुत स्नोर करते हैं. व्हाट इज द साइंस बिहाइंड स्नोरिंग? कोई अंडरलाइंग कोई ऐसी इशू है जो हमें स्नोरिंग से पता चल जाती है? एग्जैक्टली. स्नोरिंग बेसिकली वो वाइब्रेटिंग एक साउंड जो कि आती है, जो उसमें रहता है. तो बेसिकली जब हमारा एयर फ्लो जो है, हमारा एयर जब हम इनहेल करते हैं हमारे नोज के रास्ते से, नेजोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स पूरे नीचे तक जाता है. इन सभी जगह में से कहीं पे भी ब्लॉकेज रहती है, सपोज नोज में ब्लॉकेज है, नाक की हड्डी टेढ़ी है, डीएनएस है, ओरल कैविटी में टॉन्सिल्स हैं बड़े, और टिश्यू बहुत लूज है, और एयरवे कहीं ना कहीं से ब्लॉक्ड है, तभी वो साउंड आती है. तो कहीं ना कहीं एयर फ्लो इनहिबिट होता है, रुकता है रास्ता, तभी वो साउंड रहती है. दैट कुड बी एनाटॉमिकल वेरिएशंस हो सकता है, डीएनएस है, और थ्रोट में प्रॉब्लम्स, और वेरियस अदर इश्यूज भी होते हैं. एज वी नो कि अभी ओबेसिटी मोटे लोगों में ये कॉमन, मोटे लोगों में ज्यादा प्रॉब्लम होती है. और जेनेटिक्स डू प्ले ए रोल कि मदर फादर में से किसी को होता है तो वो आता ही है उसके अंदर. जेनेटिक्स डू प्ले ए रोल, एंड प्लस स्मोकिंग एंड अल्कोहल ड्रिंकिंग. ओके. दैट आल्सो, मतलब ऐसा भी होता है जैसे कभी बहुत थके हुए हैं तो भी स्नोरिंग तो भी थोड़ा सा वो ठीक है, हेल्दी स्नोरिंग है. बट रेगुलर और उसमें रिपीटेडली स्नोर करना, और सबसे वार्निंग साइन ये हो सकता है कि जिसको बहुत समय से स्नोरिंग होती है और रात को उठ के बैठ जाता है कि एकदम से सांस ही नहीं रुक रहा, दैट इज कॉल्ड एज ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया. ओके. सो दैट इज मोर डेंजरस कि सांस नहीं आ रहा तो उसके एयर फ्लो, उसमें जो है कार्डियक इश्यूज हो जाते हैं, बीपी हाइपरटेंसिव हो जाते हैं वो पेशेंट. तो उस चीज को इग्नोर नहीं करना है. और स्नोरिंग के लिए आपको एक साइड पे सोएं, वेट रिडक्शन में जाएं, एक्सरसाइज करें रेगुलर, और स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजम्पशन
कम कम करें। कम करें इसमें। हाउ कैन पीपल मैनेज दी सीजनल एलर्जीज? जैसे चेंजिंग सीजन में आई गेस लोगों को हो जाती है एलर्जीज, हम्म। थ्रोट और नोज की, एंड एनी वैक्सीन विच इज रिलेटेड कि इसको प्रिवेंट करने के लिए कोई कोई वैक्सीनेशन है? हाँ, दैट्स ए गुड क्वेश्चन करुणा। एलर्जीज जैसे मैंने पहले भी बताया कि अभी प्रॉब्लम ये एलर्जिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो इसमें एक तो हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पेशेंट की, कि उसको हम मुझसे पूछते हैं कि आपको कब एलर्जी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, घर के अंदर ज़्यादा रहती हैं या आप घर से बाहर जाते हैं तब आपको छींकें बहुत ज़्यादा आना, नाक बंद रहना, सांस में दिक्कत रहना, कि कब ज़्यादा होती है। तो अगर उसको इंडोर एलर्जी है तो डस्ट माइट बहुत कॉमन है आजकल, तो अच्छा। डस्ट एलर्जी उसको हम घर में ही बोलते हैं कि आप अपने एरियाज को क्लीन रखें, वेंटिलेटेड रखें, सनलाइट आने दें। और दूसरा अगर उसको आउटडोर जाने पे होती है जैसे, तो दैट कुड बी अ पोलन एलर्जी, ओके। पर्टिकुलरली चेंजिंग वेदर, जैसे ये वीट डस्ट होता है जब ये हमारे एज वी स्टे इन दिस, जब अभी खेतों में कटाई होगी, कटाई एंड मोरओवर हिसार बीइंग अ वेरी ड्राई एरिया, हाँ, ड्राई एरिया और आसपास सारे फील्ड्स रहते हैं, तो उस सीजन में अभी जैसे अभी ये सीजन है तो उसमें बढ़ जाती है। ओके। तो हम उनको यही बोलते हैं ऐसे उसमें आप आउटडोर एक्टिविटीज थोड़ा सा कम कर दें। मॉर्निंग और इवनिंग में पॉलिनेशन सबसे ज्यादा होता है, तो हम उन्हें बोलते हैं कि आप अवॉइड करें। कई बार ग्रास से भी होता है, साइनोडॉन ग्रास इज वेरी कॉमन एलर्जन, तो उसमें हम यही बोलते हैं आप उसका एक्सपोजर अवॉइड करें और थोड़ा So वो प्रॉपर कैसे पता लगेगा कि ये हम मेरे को? वो दैट इज थ्रू टेस्टिंग। ओके। देयर इज वन लेटेस्ट टेस्ट व्हिच आई एम आल्सो डूइंग, स्किन प्रिक एलर्जी टेस्ट होता है। अच्छा। तो जिसमें आपको किस चीज से एलर्जी है तो आपको वो पता चल जाता है। ओके। किस पोलन से एलर्जी है, इंडोर में भी हो रही है तो किस चीज से हो रही है, कोई फूड एलर्जी है, राइट, लाइक कॉमनली पीनट एलर्जी और ब्लैक ग्राम से एलर्जी बहुत कॉमन रहती है, तो आपको वो पता करना जरूरी है। राइट। एंड वन मोर थिंग यू आस्क की वैक्सीनेशन। यस। हाँ, वैक्सीनेशन यू कैन से इम्यूनोथेरेपी, जैसे मैंने बताया कि एलर्जी टेस्ट हम करते हैं कि किस चीज से है आपको, तो उसका पर्टिकुलर उस एलर्जन का ट्रीटमेंट जो है दैट इज इम्यूनोथेरेपी, आप वैक्सीनेशन भी बोल सकते हैं उसको। तो दैट इज द लेटेस्ट थिंग, तो उसमें करना है, क्योंकि अगर हम अभी एलर्जी को ट्रीट नहीं करेंगे, एलर्जिक राइनाइटिस को ट्रीट नहीं करेंगे, सो दैट विल गो फॉर ब्रोंकियल एस्मा। ओके, मतलब लेटर स्टेजेस में हमें प्रॉब्लम आ सकती है, वो डेफिनेटली एलर्जिक पेशेंट विल गो इनटू ब्रोंकियल एस्मा। ओके। हाँ, तो हमें दैट इज सांस लेने की प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत, जिसमें हमें इनहेलर स्टार्ट करने पड़ते हैं। तो ब्रोंकियल एस्मा को फिर ट्रीट करना और ज्यादा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो अर्लियर द बेटर। Earlier the better. Okay. And one should, who is having severe allergy, they should go for this allergy skin prick allergy test. What are some of the latest advancements in ENT care? Latest advancements तो काफी हैं इसमें, but short में what we are also doing, as I'm working in Jindal Tertiary Care Hospital. Right. तो laser surgeries which we are already doing, बच्चों का coblation, adenotonsillectomy, that is also one latest, and cochlear implants हैं जो बच्चे कान के लिए जो बच्चे बचपन से सुन नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, तो उनके लिए आई एम डूइंग कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरीज। एंड लेटेस्ट, और जो लेटेस्ट अभी है दैट इज ऑन रोबोटिक्स, रोबोटिक ईएनटी सर्जरीज, जो कि हम स्नोरिंग के लिए कर रहे हैं, जो अभी हमारे पास नहीं है, बट आने वाले टाइम पे विल start doing robotic surgeries also. So thank you so much for your valuable time, Dr. Ritika. It's my pleasure, Karuna. Thank you. It was fun talking to you. Yeah, absolutely.